जो महारथी है पराक्रमी है कर्मवीर वो कर्ण हूं मैं जो था दिव्य पुरुष था दिव्य अंश था काल भी मुझसे डरता कर दूं परास्त देवों को भी इतना भुजाओं में बल था तेज अलौकिक चेहरे पर था क्रोध में सूर्य सा जलता था वीर महाभट योद्धा मेरा नाम दानवीर कर्ण था जो महारथी था दिव्य पुरुष था दिव्य अंश था काल भी मुझसे डरता कर दूं परास्त देवों को भी इतना भुजाओं में बल था तेज अलौकिक चेहरे पर था क्रोध में सूर्य सा जलता था वीर महाभट योद्धा मेरा नाम दानवीर कर्ण था जो महारथी है पराक्रमी है कर्मवीर वो कर्ण हूं मैं जो कुरुक्षेत्र की मिट्टी के कण कण में है वो कर्ण हूं मैं जो सूर्य देव की स्वर्णिम किरणें धरती पे वो कर्ण हूं मैं जो प्राण भी दे दान में ऐसा दानवीर वो कर्ण हूं मैं जो महारथी है पराक्रमी है कर्मवीर वो कर्ण हूं मैं जो कुरुक्षेत्र की मिट्टी के कण कण में है वो कर्ण हूं मैं जो सूर्य देव की स्वर्णिम किरणें धरती पे वो कर्ण हूं मैं जो प्राण भी दे दान में ऐसा दानवीर वो कर्ण हूं मैं जब जन्म हुआ मां ने त्यागा मुझे लोक लाज के डर से जिस वक्त मैं मां पर निर्भर था उठ मां का साया बिसर से जो सोच कर हो पीड़ा मन में कुंती ने ऐसा काम किया गंगा में बहाया था मुझको दिल से निकाला और घर से एक सारथी ने मुझको पाला राधा ने मां का प्यार दिया लोगों ने नीचे वर्ण का कह हर क्षण मेरा अपमान किया एक सूत ने पाला था मुझको सबने समझा मैं शूद्र हूँ था सत्य का किसी को ज्ञान नहीं मैं कर्ण सूर्य का पुत्र हूँ अपमान का घूंट मैं पीता रहा था कर्म वीर मैं जीता रहा जो स्वाभिमान को जख्म लगे उस वक्त मैं उनको सीता रहा मेरा जिस पर बस ध्यान था वो युद्ध कला का ज्ञान था पर सीखूं किससे युद्ध कला था मैं न किसी को जानता रुचि को देखा अधिरथ ने मुझको द्रोण के पास में लेके गया सीखूंगा अब मैं युद्ध कला आश्वासन मुझको दे के गया पर द्रोण ने भी धिक्कारा था फिर मुझको ताना मारा था है राजपुत्रों की युद्ध कला ये कहकर मुझे नकारा था फिर युद्ध कला के ज्ञान को मैंने गुरु परशुराम से मांगा शिक्षा को देकर छीन लिया इतना मैं रहा अभागा पूर्ण हुई शिक्षा हेलो 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 राज्य था सजा हुआ खुशियां थी चारों तरफ हेलो 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 सभी राजपुत्र वहां रंगमंच पे रण कौशल दिखला रहे थे संग विजय धनुष को लिए हेलो 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 गया जो देखा मेरा रण कौशल सारा साम्राज्य विचकित हुआ द्रोण ने वहां पे सर्वश्रेष्ठ कह करके जिसे पुकारा था मैंने भी फिर सबके समक्ष उस अर्जुन को ललकारा था फिर किया तिरस्कृत द्रोण ने मुझको जाने क्या क्या बात कही पहचान लिया था पुत्र को लेकिन कुंती फिर वेरी गुड आफ्टरनून जी वेरी गुड आफ्टरनून जी की हाल चाल। अच्छा हाउस प्रॉपर्टी के नोट्स आपके मैंने ड्राइव पे डाल दिए सारे बच्चे ध्यान दें हाउस प्रॉपर्टी के नोट्स मैंने आपकी ड्राइव के ऊपर डाल दिए मित्र कहा और सीने से भी लगाया था जब कोई नहीं था संग मेरे दुर्योधन साथ हाँ जी हाउस प्रॉपर्टी के नोट्स आपकी मैंने ड्राइव के ऊपर डाल दिए हैं फिर उसी समय से तो सारे बच्चे नोट्स को वहां से डाउनलोड कर लेना जी फिर उसी समय से दुर्योधन का ऋणी हुआ जो महारथी है पराक्रमी है कर्मवीर वो कर्ण हूं मैं जो कुरुक्षेत्र की मिट्टी के कण कण में है वो कर्ण हूं मैं जो सूर्य देव की स्वर्णिम किरणें धरती पे वो कर्ण हूं मैं जो प्राण भी दे दान सारे बच्चे नोट्स हाउस प्रॉपर्टी के डाउनलोड कर लेना जी भयंकर आता था पर क्रोध को मैंने बांध लिया बनना है मुझको सर्वश्रेष्ठ ये मन में मैंने ठान लिया कि अपमानित मुझे बार बार ना किसी ने मेरा मान किया एक दुर्योधन ही था जिसने हरदम मेरा सम्मान किया कौन हुआ है वीर स्वयं जिसने त्यागा अभिनंदन को मेरा राजभोग परिवार सभी पर त्याग दिया हर बंधन को सब बता दिया था सूर्य देव ने फिर भी मैंने दान दिया था बता इंद्र की चाल है फिर भी त्यागा कवच कुंडल को मित्र को वचन दिया था मैंने वचन की लाज बचाने को मैं कुरुक्षेत्र में उतरा था बस अर्जुन से टकराने को मेरे उन तीरों ने कब का अर्जुन को मार दिया होता पर स्वयं कृष्ण बैठे थे रथ पर कर्ण से उसे बचाने को वेरी गुड आफ्टरनून जी तो हाथ पछाड़ा मैं क्या हाल चाल है मेरे यारों मेरे दिलदारों मेरे भिंडी मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों क्या हाल चाल है जी वेरी गुड आफ्टरनून जी आदिल वेरी गुड आफ्टरनून आध्या वेरी गुड आफ्टरनून सुशील वेरी गुड आफ्टरनून माधव वेरी गुड आफ्टरनून अक्षय वेरी गुड आफ्टरनून नीलेश वेरी गुड आफ्टरनून तत्सुमी आराधना। अच्छा कल आपका डाउट सेशन नहीं लिया था मैंने कल आपका डाउट सेशन नहीं लिया था मेरे को यह था कि मैं शाम को लूंगा बट शाम को अर्जेंटली मुझे अपने पापा को लेके जाना पड़ गया था तो कल शाम को आपका मैं डाउट सेशन नहीं ले पाया
तो होपफुली मैं 1 या 2 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जैसे ही मुझे टाइम लगेगा, मे बी वो लेट नाइट या कैसे भी, आपका एक मैं डाउट सेशन ले लूंगा, वो आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो जो भी आपके डाउट्स हैं, आप क्वेश्चन बैंक का पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर एक बार उसको आप लिख के चलना। तो मैं जैसे ही टाइम मिलेगा एक डाउट सेशन गूगल मीट या जूम के थ्रू आपका मैं डाउट सेशन ले लूंगा। उसके बाद एक बात और सुनो ध्यान से, उसके बाद एक तो आपको मैंने कैपिटल गेन अदर सोर्स वाला चैप्टर हमने खत्म कर लिया। आज वाली क्लास में हम हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब देखो, हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट्स का मतलब क्या है, आज हम सारे के सारे हाउस प्रॉपर्टी के कोशिश करेंगे पूरे प्रोविजन, सारे के सारे प्रोविजन आज हम इसको रिवाइज कर लेंगे। मतलब 1 घंटे में, वैसे रेगुलर बैच में ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर हमारे 8-9 घंटे लग जाते हैं, बट 1 घंटे में कोशिश करेंगे सारे प्रोविजन में आपको हाउस प्रॉपर्टी के रिवाइज करवा दूंगा। और कल का 1 घंटा जो होगा, कल 1 घंटा जो मैं दूंगा सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन पे दूंगा। तो कल आप ये मान के चलो कि कल भी हमारी हाउस प्रॉपर्टी की क्लास होगी, बट कल हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी के सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। कल हम कोई प्रोविजन नहीं करेंगे। तो सारे प्रोविजन जितने भी समझने हैं वो आज वाली क्लास में समझ लेंगे, कल हम सारे क्वेश्चन करेंगे हाउस प्रॉपर्टी के। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करके चल रहे हैं। आज हम सारे प्रोविजन 1 घंटे में सारे रिवाइज कर लेते हैं, और कल वाली क्लास में जब इसके क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात आपको बहुत बढ़िया तरीके से हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर समझ में आ जाएगा। और आप सब जानते हैं एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बनता है, बहुत बार बनता है, और इस बार भी मुझे उम्मीद है कि हाउस प्रॉपर्टी में से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है जी, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पे देखना स्टार्ट करो। अब कोई बच्चा डिस्टर्ब नहीं करेगा, आने वाला 1 घंटा बस आपने मेरी बातों को सुनना है। ये नोट्स हाउस प्रॉपर्टी के मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो गूगल ड्राइव का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, उस गूगल ड्राइव के लिंक को क्लिक कर देना। उसको जैसे क्लिक करोगे उसके अंदर आपको हाउस प्रॉपर्टी के नोट्स वहां पर मिल जाएंगे, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो जी। ठीक है, चलो सर जी जीएसटी कब स्टार्ट करोगे? जीएसटी हम स्टार्ट करेंगे मार्च के एंड में, टेंशन मत लो। जीएसटी हम स्टार्ट करेंगे मार्च के एंड में, और जीएसटी तो मैं खत्म करवा दूंगा। जीएसटी में टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। जीएसटी में आप यहां मान के चलो कि 15 से 20 लेक्चर हमारे जीएसटी में लगने हैं, तो जीएसटी तो मैं बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज हो जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे ध्यान दें। अमेंडमेंट वाले क्वेश्चन कैपिटल गेन के ऑलरेडी हम अमेंडमेंट क्लास में भी कर चुके हैं, और कुछ क्वेश्चन मैंने तुम्हें रिवीजन क्लास के अंदर भी करवा दिए हैं, और कुछ क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक के अंदर भी दिए हुए हैं। चलो अब एक बार मैं यहाँ पे ना लाइव चैट को इग्नोर कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं बार बार लाइव चैट पढ़ता हूं ना तो डिस्ट्रैक्शन होती है, फिर वो आउटपुट निकल के नहीं आता। अब लाइव चैट में जो भी बच्चा कुछ बोलेगा आप उसको रिप्लाई करते रहना, वैसे तो रिप्लाई मत करना, अपना पढ़ने पे ध्यान लगाना जी। ठीक है सारे बच्चे, अब एक बार यहाँ पे फटाफट से आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आपको मैंने कहा था कि इनकम टैक्स में टोटल मिला के 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। अब अगर 5 हेड्स ऑफ इनकम की बात करूंगा तो 5 हेड्स ऑफ इनकम है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। अभी तक हमने 2 हेड इसमें से रिवाइज कर लिए। कैपिटल गेन हम रिवाइज कर चुके हैं, अदर सोर्स का चैप्टर हम रिवाइज कर चुके हैं। आज वाली क्लास में हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर हम रिवाइज कर रहे हैं। अब याद करो, जब मैंने रेगुलर बैच में आपको बताया था कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो नाम से ये लगता है कि हाउस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम जो है वो हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में आती है, बट मैंने कहा था हर केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी से बहुत तरह की इनकम आती है। अब गवर्नमेंट कहती है हाउस प्रॉपर्टी से ना नॉर्मली एक पर्सन जो है वो 2 तरह की इनकम कमाता है, या तो वो रेंटल इनकम कमाता है या वो सेल वाली इनकम कमाता है। अब पहली बात तो ये समझ लो कि अगर हाउस प्रॉपर्टी से आपकी सेल वाली इनकम आ रही है तो 2 केस होंगे, या तो सेल पर देने का आपका बिजनेस होगा या सेल पर देने का बिजनेस नहीं है। अब अगर मेरा हाउस प्रॉपर्टी सेल करने का बिजनेस है तो फिर तो मेरी इनकम टैक्सेबल होगी पीजीपी के अंदर, और अगर मेरा सेल पर देने का बिजनेस नहीं है फिर जो मेरी इनकम टैक्सेबल होगी वो कैपिटल गेन में होगी। तो ये बात तो कंफर्म है कि सेल वाली इनकम जो है वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आती। तो ये सारे के सारे बच्चे दिमाग में डाल लें, जब भी हाउस प्रॉपर्टी की सेल वाला क्वेश्चन बनेगा या तो पीजीपी के अंदर होगा या वो कैपिटल गेन में होगा। ये बात तो कंफर्म है कि वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। फिर दूसरा पॉइंट ये निकल के आता है कि अगर रेंटल इनकम आ रही है तो गवर्नमेंट के 2 केस हैं। रेंटल इनकम में 2 केस निकल के आते हैं, या तो तुम्हारा बिजनेस जो है वो घर किराए पर देने का है, या तुम्हारा बिजनेस जो है वो घर किराए पर देने का नहीं है। अब पहले क्या होता था, पहले गवर्नमेंट कहती थी कि अगर तुम्हारा बिजनेस घर किराए पर देने का है तो पहले इनकम टैक्सेबल होती थी पीजीपीपी के अंदर, और गवर्नमेंट कहती थी अगर तुम्हारा बिजनेस किराए पर देने का नहीं है तो इनकम टैक्सेबल होगी हाउस प्रॉपर्टी में।
ये वाला पॉइंट तो अभी भी सेम है, मतलब अगर मेरा बिजनेस घर किराए पर देने का नहीं है, फिर मैंने घर किराए पर दिया, तो जो भी इनकम होगी वो मेरी हाउस प्रॉपर्टी की होगी, आज भी सेम है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। अब अमेंडमेंट कहां आई है? अमेंडमेंट यहां पर है, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, अब अगर तुम्हारा बिजनेस घर किराए पर देने का है, अब अगर तुम्हारा बिजनेस घर किराए पर देने का है और वो बिजनेस कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पर देने का है, फिर तो इनकम टैक्सेबल होगी पीजीपीपी में। बट अगर तुम्हारा बिजनेस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पर देने का है ना, तो अब जो वो इनकम आएगी वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही आएगी, अब तुम्हारी पीजीपी के अंदर नहीं आएगी। तो पहली बात तो ये दिमाग में लेके चलो, ये इस बार की अमेंडमेंट है, ये इस बार की अमेंडमेंट है, तो इस बार की अमेंडमेंट में यहां से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो सारे के सारे बच्चे बहुत शिद्दत से मेरी बात यहां पे समझेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो एक बार मैं दोबारा बोलूंगा, अगर बिजनेस मेरा किराए पर लगाने का है, कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पर लगाने का है, तो इनकम मेरी पीजीपी की है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पर लगाने का है, तो पहले वो इनकम पीजीपी के अंदर आती थी, अब वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी की है। और अगर मेरा बिजनेस किराए पर लगाने का नहीं है, फिर पहले भी हाउस प्रॉपर्टी था, अभी भी हाउस प्रॉपर्टी है, ये सारी बातें आपकी यहां पे निकल के आती है। फिर मैंने कहा था कि हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर जो है वो सेक्शन नंबर 22 से लेके 27 तक आपके जितने भी सेक्शंस होते हैं ना, वो सारे के सारे हाउस प्रॉपर्टी की हैं। अब सबसे पहला सेक्शन जो हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सेक्शन नंबर 22 है। सारे के सारे बच्चे मुझे आंसर देना, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं। हेलो भाई साहब, ओए इधर देखो ध्यान से, याद करो मैंने हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में कहा था कि हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में आपकी रेंटल वैल्यू टैक्सेबल नहीं होती, एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होती है। तो ये दिमाग में लेके चलना कि हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में हमें रेंटल वैल्यू टैक्सेबल नहीं करनी, एनुअल वैल्यू करनी है। अच्छा, एनुअल वैल्यू जो हमें टैक्सेबल करनी है हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में, वो किसकी करनी है? या तो बिल्डिंग की टैक्सेबल करनी है या लैंड अटैच विद बिल्डिंग की टैक्सेबल करनी है। मतलब वेकेंट लैंड हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में नहीं आती, तो वेकेंट लैंड को यहां से बाहर करके चलोगे। और याद है मैंने तुम्हें कहा था कि अदर सोर्स के अंदर आती है, इनमें से अगर वेकेंट लैंड है तो वहां से आने वाली इनकम तुम्हारी अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी या पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी, वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। तो सारे बच्चे इतनी सी बात ध्यान देना, अगर बिल्डिंग है या लैंड अटैच विद बिल्डिंग है तो उसकी एनुअल वैल्यू जो है वो हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में यहां पे टैक्सेबल करनी है। अब एक बच्चा ये बात कहता है, सर एक बात मेरे को सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, आपने कहा था कि एनुअल वैल्यू आती है, रेंटल वैल्यू नहीं आती। तो गाबा सर एक बात बताओ, रेंटल वैल्यू और एनुअल वैल्यू में क्या फर्क होता है? बहुत फर्क होता है। रेंटल वैल्यू जो होती है ना, वो मे बी रेंटल वैल्यू, सॉरी रेंटल वैल्यू जो होती है वो मे बी एनुअल वैल्यू, मे नॉट बी एनुअल वैल्यू। मतलब रेंटल वैल्यू एनुअल वैल्यू भी हो सकती है और एनुअल वैल्यू नहीं भी हो सकती है, क्योंकि एनुअल वैल्यू का मतलब होता है इनहेरेंट वैल्यू। इनहेरेंट वैल्यू का मतलब होता है कि अगर ये प्रॉपर्टी मैं किराए पर लगाऊं तो मुझे मार्केट से कितना किराया मिल सकता है, उसको नॉर्मली एनुअल वैल्यू बोलते हैं। और तुमसे बढ़िया कौन जानता है कि एनुअल वैल्यू जो निकलती है वो सेक्शन 23 में निकलती है। एनुअल वैल्यू को निकालने का तरीका जो है वो सेक्शन 23 में है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये देखो यहाँ पे सेक्शन 22 का एक डायग्राम हमने बनाया था। क्या डायग्राम कहता है कि हमें एनुअल वैल्यू टैक्सेबल करनी है। एनुअल वैल्यू या तो बिल्डिंग की करनी है या लैंड अटैच विद बिल्डिंग की करनी है और ओनर के हाथ में हमें टैक्सेबल करनी है। ये सारी बातें 22 में निकल के आती हैं। एक बात और सुनना, बिल्डिंग की एनुअल वैल्यू हमें टैक्सेबल करनी होती है, चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो, इट डजंट मैटर। एनुअल वैल्यू जो होती है वो हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में आती है। बट याद है आपको मैंने कहा था 3 केस, हेलो भाई साहब, ओए ओ भिंडी कलर के बच्चों इधर, याद है मैंने कहा था 3 केस ऐसे होते हैं, उन 3 केस में एनुअल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आती। पहला केस मैंने कहा था कि अगर बिल्डिंग के किसी पोर्शन को तुम अपने खुद के बिजनेस और प्रोफेशन के लिए रखोगे तो वो बिल्डिंग का पोर्शन जो है वो तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। मतलब अगर बिल्डिंग के किसी पोर्शन को मैं अपने खुद के बिजनेस और प्रोफेशन के लिए रखूंगा तो वो पोर्शन जो है वो मेरा हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। फिर दूसरा मैंने कहा था कि अगर मान लो कॉम्पोजिट रेंट है, या कॉम्पोजिट रेंट से पहले एक पॉइंट और था, अगर लेट आउट करना आपका सप्लीमेंट्री बिजनेस है। याद है मैंने कहा था कि अगर तुमने कोई घर किराए पर दिया, तुम्हारा बिजनेस घर किराए पर देना नहीं है, बट उस घर को किराए पर देने से तुम्हारा मेन बिजनेस और एफिशिएंटली काम करता है और बढ़िया से काम करता है, तो वो रेंटल इनकम जो होगी वो भी तुम्हारी हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, वो तुम्हारी पीजीपी के अंदर आएगी। और तीसरा फिर मैंने कहा था कि अगर मान लो वो कॉम्पोजिट रेंट है, कॉम्पोजिट का मतलब होता है इकट्ठा रेंट, कॉम्पोजिट का मतलब होता है जॉइंट रेंट। अब मान लो कॉम्पोजिट रेंट है, कॉम्पोजिट का मतलब उसमें बिल्डिंग का भी किराया है और फर्निशिंग आइटम का भी किराया है, या यूं कह सकते हैं फर्निश्ड हाउस है। अब सोच के बोलो, मैंने तुम्हें घर किराए पर दिया, फर्निश्ड घर किराए पर दिया, 40,000 रुपए किराया है, उसमें यह नहीं पता बिल्डिंग का कितना है और फर्निशिंग आइटम वाला कितना है। तो गवर्नमेंट ने कहा सुनो, अगर वो किराया इनसेपरेबल है,
तो फिर सारा के सारा किराया या तो बिजनेस में टैक्सेबल होगा या वो अदर सोर्स में आएगा, वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। बट अगर वो कंपोजिट रेंट सेपरेबल है, सेपरेबल का मतलब बिल्डिंग का अलग पता है, फर्निशिंग आइटम का अलग पता है, तो बिल्डिंग वाला किराया जो होगा वो तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगा, बट फर्निशिंग आइटम वाला किराया जो है वो तुम्हारा पीजीबीपी या अदर सोर्स के अंदर आएगा। ये बेसिक बातें हमने की थी। क्या आपको बात समझ में आती है? सर जी गाबा सर एक मैंने ना अभी थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तो एक बार करक्स बताओगे? करक्स अभी तक आपने क्या बताया? मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया जो जिससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बने, बट मैंने बहुत कुछ बताया बेसिक क्लियर करने के लिए। तो मैंने ये बताया इस चैप्टर में एनुअल वैल्यू आती है, एनुअल वैल्यू बिल्डिंग की आती है या लैंड अटैच विद बिल्डिंग की आती है, और एनुअल वैल्यू ओनर के हाथ में टैक्सेबल होती है। बट 3 केस में एनुअल वैल्यू यहां पे नहीं आती है। पहला केस, अगर बिल्डिंग को अपने खुद के बिजनेस और प्रोफेशन में यूज करोगे तो वो पोर्शन यहां नहीं आएगा। दूसरा, अगर लेट आउट करने से तुम्हारा मेन बिजनेस मोर एफिशिएंटली काम कर रहा है तो वो किराया यहां पे नहीं आएगा। तीसरा, अगर कॉम्पोजिट रेंट है और वो इनसेपरेबल है तो भी वो यहां पे नहीं आएगा। इन तीनों केस को छोड़ के हर केस में एनुअल वैल्यू जो होगी वो तुम्हारी हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में आएगी। ये सारी बातें हमने समझी, ठीक है सर। सर एक बात मेरे को बताओ, अब आप बार बार कह रहे हो एनुअल वैल्यू एनुअल वैल्यू एनुअल वैल्यू एनुअल वैल्यू एनुअल वैल्यू, कैसे निकलेगी ये एनुअल वैल्यू? कैसे पता लगेगा एनुअल वैल्यू कैसे होती है? तो वो सारी बातें 23 हमें बताएगा। बट सेक्शन 23 को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लें हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को निकालने का फॉर्मेट क्या होता है, कि भैया प्रेजेंटेशन कैसे होती है, क्वेश्चन कैसे बनता है हाउस प्रॉपर्टी में। तो गवर्नमेंट ने कहा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को निकालने का एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले साहब आपको क्या करना पड़ता है, आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को निकालने के लिए सबसे पहले ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालनी पड़ती है। सर कैसे निकालनी है वो ग्रोस एनुअल वैल्यू? इसी के लिए हम सेक्शन 23 पढ़ेंगे अभी 2 मिनट के बाद कि ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे निकालनी होती है। जैसे 23 में जीएवी निकालोगे तुम्हारा पहला पॉइंट आ जाएगा। फिर ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालने के बाद माइनस करते हैं उसमें से म्युनिसिपल टैक्स। बट म्युनिसिपल टैक्स सारे माइनस नहीं करते, कौन से माइनस करते हैं? पेड वाले। किसने पे किए हो? ओनर ने पे किए हो, बस वही माइनस करेंगे। पेड बाय टेनेंट है, माइनस नहीं करने। पेबल बाय ओनर है, माइनस नहीं करने। पेबल बाय टेनेंट है, माइनस नहीं करने। पेड बाय ओनर अगर है तो माइनस कर दो, बट वो भी कौन से? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर का मतलब होता है कि जिस प्रीवियस ईयर की आप इनकम निकाल रहे हैं उस प्रीवियस ईयर में आपने जितने भी म्युनिसिपल टैक्स पे किए होंगे वो सारे माइनस हो जाएंगे, चाहे वो उस साल के हो, चाहे पिछले साल के हो, चाहे अगले साल के हो, ये मैटर नहीं करता। तो मेरे बाबू, मेरा भिंडी, मेरा शिमला, मेरा बैंगनी कलर का बच्चा, यहां पे ये बात ध्यान देना, जब मैं प्रीवियस ईयर कहता हूं तो आपको मैंने पहले दिन ही कहा था इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर मतलब पिछला साल नहीं होता, इनकम टैक्स में प्रीवियस मतलब करंट ईयर होता है। तो जिस साल की तुम इनकम निकाल रहे हो उस साल में तुमने जितने भी म्युनिसिपल टैक्स पे किए हैं, चाहे वो अगले साल के हैं, चाहे वो इस साल के, चाहे पिछले साल के सारे म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दोगे। बट वो ओनर ने पे किए हो तभी माइनस होंगे, नहीं तो माइनस नहीं होंगे, बस ये पर ध्यान दो। चलो माइनस कर दिए तो आपकी क्या आ गई? नेट एनुअल वैल्यू आ गई। अब नेट एनुअल वैल्यू में से क्या माइनस करेंगे? डिडक्शन। कौन कौन सी? एक तो सेक्शन 24A। 24A में क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितनी मिलेगी? एनएवी का 30% यहां से माइनस कर देंगे। जितनी भी तुम्हारी एनएवी होगी आंखें बंद करो, उसका 30% निकालो, माइनस कर दो। एक्चुअल खर्चे इग्नोर करने हैं। मतलब तुम्हें क्वेश्चन में एक्चुअल खर्चे दिए होंगे, इंश्योरेंस चार्जेस, वोटर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये चार्जेस ऐसी की तैसी, वो सारे खर्चे इग्नोर करने, क्योंकि जो हम एनएवी का 30% माइनस करने हैं वो कर ही हम इस चीज का रहे हैं कि जो हमें डिडक्शन मिल रही है। फिर ये डिडक्शन मिलने के बाद हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन का जो भी इंटरेस्ट है, आज बहुत सारे लोग हाउसिंग लोन लेते हैं, उस हाउसिंग लोन पे जो भी तुम इंटरेस्ट पे करोगे उसकी तुम्हें डिडक्शन मिलेगी। फिर तुम्हारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकल के आएगी। और कई बार क्या होता है, तुम्हें रिकवरी दी होती है। रिकवरी किस चीज की? अनरियलाइज रेंट की रिकवरी या एरियर्स ऑफ रेंट की रिकवरी। तो जो तुम्हें रिकवरी दी है उसमें 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद ये रिकवरी यहां पे आएगी और तब तुम्हारी टोटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी की निकल के आ जाएगी। यार गाबा सर देखो, एक बार ना दोबारा बताना पड़ेगा, कसम लगे। वो कई बार ना आंख लग जाती है, कई बार ना आंख लग जाती है तो हमें ना समझ में नहीं आता। एक बार फटाफट से बुलेट ट्रेन की स्पीड से आप हमें दोबारा से बता दो, ठीक है? दोबारा बता रहा हूं। पहले जीएवी निकालो, निकाल दी। माइनस में म्युनिसिपल टैक्स करो, कौन से वाले? ओनर वाले।
कि ओनर ने पे किए हो, ओनर ने पे किए हो कितने, जितने मर्जी म्युनिसिपल टैक्स पे किए हो, जब तुम अपनी इनकम निकालोगे उस साल में उसने जितने भी म्युनिसिपल टैक्स पे किए हो। सर एग्जांपल दे सकते हो? एग्जांपल क्या, कल हमने बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, कल हमारी पूरी की पूरी क्वेश्चन वाली क्लास है। अभी सिर्फ इतना समझ लो, मैं अगर प्रीवियस ईयर 24-25 की इनकम निकाल रहा हूं तो 24-25 की इनकम निकालते हुए अगले साल 25-26 के अगर तुमने म्युनिसिपल टैक्स अभी पे कर दिए तो माइनस हो जाएंगे। इस साल के म्युनिसिपल टैक्स तुमने पे कर दिए माइनस हो जाएंगे। पिछले साल के तुमने म्युनिसिपल टैक्स अभी पे कर दिए माइनस हो जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, म्युनिसिपल टैक्स कितने ही सालों के पे करो वो सारे के सारे माइनस हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये पर ध्यान दो। आई होप आपको समझ में आ रही है जी। फिर आपकी एनएवी आएगी, फिर एनएवी के अंदर माइनस करोगे 24A 24B। 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन एनएवी का 30% माइनस कर दो। फिर 24B इंटरेस्ट माइनस कर दो। अभी इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो बैलेंस आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकल के आएगी। फिर जो भी तुम्हें रिकवरी होगी अनरियलाइज रेंट की या एरियर्स ऑफ रेंट की, उसमें 30% की डिडक्शन माइनस करने के बाद जो आएगी वो रिकवरी यहां पे टैक्सेबल कर दो, तुम्हारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकल के आ जाएगी। तुषार अब जो भी है ये नया लो है, आपने पहले क्या पढ़ा उसको एक बार इग्नोर कर दो, अब यहाँ पे ये वाला नया लो पढ़ना है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे आओ। अब यहाँ पे सबसे मेन मुद्दा आ रहा है। अच्छा एक बात और सुनना, जैसे मान लो एग्जाम्पल है, इसको घर से ट्राई कर लेना, तुम्हारा कोई फर्क तो नहीं पड़ता। क्या करो, मेहनत करो, दोनों मिलके मेहनत करेंगे ना एग्जाम फोड़ देंगे। अगर दोनों मिलके मेहनत करेंगे, अगर दोनों मिलके मेहनत नहीं करेंगे तो फिर तो हम भी फुट जाएंगे और सारी मेहनत जीरो हो जाएगी। जैसे मान लो मैंने बोला क्वेश्चन कल करने हैं, तो इट डजंट मीन तुमने भी कल करने हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा है, अब एग्जांपल तुम घर जाके एक बार ट्राई कर लो कि हाँ भाई जो ये एग्जांपल है क्या ये एग्जांपल हम कर पा रहे नहीं कर पा रहे। इससे तुम्हें आइडिया लगेगा कि तुम कुछ थोड़ा बहुत खुद कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो नोट्स मैंने दिए ही किस लिए हैं कि इस नोट्स का सिंगल सिंगल वर्ड तुम्हारे रोम रोम में समा जाना चाहिए। बस ये बात ध्यान दो, इसको तुम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद अब अगले पॉइंट पर आओ। देखो सोल्यूशन मैंने नीचे दिया भी हुआ है। अब यहां पे मुद्दा है एग्जाम्पल 2, देखो एग्जाम्पल 2 भी मैंने यहां पे दिया हुआ है। अब यहां पे अगला पॉइंट आता है एग्जाम्पल 3 भी दिया हुआ है। भाई साहब मैंने क्लास में कई सारे एग्जाम्पल करवा रखे हैं। वाह विवेक, गुड यार, वेरी गुड विवेक, वेरी गुड विवेक, बहुत बढ़िया यार। अब अगले पॉइंट पर आओ, अब आ जाओ सेक्शन 23। अब देखो अगर मैं सेक्शन 23 की बात करता हूं तो सेक्शन 23 में निकालनी है जीएवी। मेरे को सारे बच्चे बोल दो जीएवी निकालने के लिए कितनी वैल्यू चाहिए। सारे बच्चे बोलो जीएवी निकालने के लिए कितनी वैल्यू चाहिए, फटाफट से बोलो कितनी वैल्यू चाहिए। 4। कौन कौन सी याद करो, रेगुलर क्लास। जीएवी निकालने के लिए कितनी वैल्यू चाहिए, फटाफट से बोलो। जीएवी निकालने के लिए कितनी वैल्यू चाहिए? 4। कौन कौन सी? एफआरवी, एमवी, एसआर, एआर। दोबारा बोलो, एफआरवी, एमवी, एसआर, एआर। एफआरवी का मतलब फेयर रेंटल वैल्यू, एमवी का मतलब म्युनिसिपल वैल्यू, एसआर का मतलब स्टैंडर्ड रेंट, एआर का मतलब एक्चुअल रेंट। तो ये 4 वैल्यू हमें चाहिए अगर मेरे को जीएवी निकालनी है। तो एफआरवी चाहिए, एमबी चाहिए, एसआर चाहिए, एआर चाहिए। इन चारों वैल्यू को यूज करके हम जीएवी निकालेंगे। सर 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 गाबा सर गाबा सर सर फेयर रेंटल वैल्यू का मतलब क्या होता है? फेयर रेंटल वैल्यू का मतलब होता है इस सिमिलर प्रॉपर्टी का मार्केट में क्या रेंट चल रहा है। सर एमवी का मतलब क्या होता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले म्युनिसिपल टैक्स को लगाने के लिए जो वैल्यू निकालते हैं उसको म्युनिसिपल वैल्यू बोलते हैं। सर एसआर का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड रेंट। इसका मतलब मैक्सिमम पॉसिबल रेंट, मतलब इस रेंट से ज्यादा हम रिकवर कर ही नहीं सकते। और एआर का मतलब क्या होता है? एक्चुअल रेंट होता है कि एक्चुअल में हम कितना पे कर रहे हैं वो हमारा एआर निकल के आ रहा है। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो 4 हैं, एफआरवी, एमवी, एसआर, एआर। इन चारों को यूज करके हमें जीएवी निकालनी है। अब कैसे निकालनी है? सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे एफआरवी और एमवी को। तो पहले कंपेयर करेंगे एफआरवी और एमवी। इनमें से हायर वैल्यू ले लो, हायर वैल्यू तुम्हारी एफआर1 आएगी। फिर एफआर1 को तुम कंपेयर करोगे एसआर से। अब इनमें से जो लेस आएगा वो तुम्हारा ईआर आएगा। ईआर मतलब एक्सपेक्टेड रेंट। फिर ईआर को तुम कंपेयर करोगे एआर से। एआर का मतलब होता है एक्चुअल रेंट। अब अगर ईआर को एआर से कंपेयर करोगे तो गवर्नमेंट कह रही है अगर एआर ज्यादा है तो, अगर एआर ज्यादा है तो एआर ही जीएवी होगा। इट मींस अगर तुम्हारा एक्चुअल रेंट, अगर तुम्हारा एक्चुअल रेंट तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है तो गवर्नमेंट ने कहा एक्चुअल रेंट ही जीएवी बनेगा। फिर तो बात ही खत्म हो गई। अगर एआर ज्यादा है तो एआर ही जीएवी होगा। अगर एआर ज्यादा है तो एआर ही जीएवी होगा। सर अगर एआर कम है तो, मान लो मेरा एक्चुअल रेंट जो है वो ईआर से कम है
भाई एक्चुअल रेंट मेरा एक्सपेक्टेड रेंट से भी कम आ रहा है, तो गवर्नमेंट ने कहा फिर रीजन चेक करने होंगे तुम्हारा एआर कम क्यों आ रहा है। भाई ये जो तुम्हारा एक्चुअल रेंट कम आ रहा है उसका रीजन क्या है, क्यों तुम्हारा एआर जो है वो ईआर से कम आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो जी, अगर रीजन वैकेंसी है, भाई तुम्हारा 3-4 महीने घर खाली पड़ा रहा था, अब सोच के बताओ, अगर तुम्हारा 3-4 महीने घर खाली पड़ा रहा था इसलिए तुम्हारा एआर कम आ रहा है, तो गवर्नमेंट ने कहा अगर रीजन वैकेंसी है तो एआर ही जीएवी है। बट अगर तुम्हारा रीजन वैकेंसी नहीं है, अगर तुम्हारा रीजन वैकेंसी नहीं है, कोई दूसरा रीजन है, कोई अदर रीजन है, तो फिर उस केस में जो ईआर है वो जीएवी है। ये पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है। अब मेरे को सारे बच्चे विद बीट बोलेंगे, दुक्कू 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 दुक्कू। हाँ जी, चार वैल्यू कौन कौन सी, एफआरवी, एमवी, एसआर, एआर। एफआरवी, एमवी, एसआर, एआर कंपेयर करोगे किससे, एफआरवी और एमवी, विच एवर इज हायर, क्या बनेगा FR1। किससे कंपेयर करोगे, SR, विच एवर इज लेस, क्या बनेगा ER। ER एक्सपेक्टेड रेंट, किससे कंपेयर करोगे, AR से। AR मतलब एक्चुअल रेंट। अब मेरे को सारे बच्चे बताएंगे, अगर AR ज्यादा है तो अगर AR ज्यादा है तो AR ही GAV होगा। अगर AR ज्यादा है तो AR ही GAV होगा। अगर AR कम है तो रीजन चेक करने होंगे। अगर AR कम है तो रीजन चेक करने होंगे। अगर रीजन वैकेंसी है तो डुग डुग, अगर रीजन वैकेंसी है तो AR ही GAV होगा। अगर अदर रीजन है तो ER ही GAV होगा। बस ये पर ध्यान दो। तो अगर तुम्हारा वैकेंसी की वजह से AR कम आ रहा है तो फिर AR ही GAV है। अगर किसी दूसरे रीजन की वजह से AR कम आ रहा है तो फिर तुम्हारा ER GAV है। सर जी क्वेश्चन, गाबे क्वेश्चन, कल कल सारे क्वेश्चन करने हैं। हाँ सर, कल से पहले क्या करें, ये एग्जाम्पल कर लेना। देखो 6 क्वेश्चन मैंने क्लास में लिखवाए थे तुम्हें, ये 6 क्वेश्चन मैंने क्लास में लिखवाए थे, ठीक है ना। अब ये 6 अगर तुम ये क्वेश्चन खुद करके आ जाओगे तो कल मैं तुम्हें हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन करवा दूंगा। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना एफर्ट्स डाल रहे हो। मेरे अकेले के एफर्ट से कुछ नहीं होगा ना। अब मान लो तुमने क्वेश्चन खत्म कर लिए, तुम्हें एक आधा डाउट आ गया, वो डाउट मैंने लिया, कल हम क्वेश्चन बैंक वाले क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके 6 क्वेश्चन मैंने यहां पे दिए हुए हैं। ये 6 से तुम्हें यहां पे ये देखो तुम्हारी जीएवी निकल के आएगी और तुम्हें आइडिया लगेगा उस फॉर्मूले का मतलब क्या है जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? पक्का कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो अब अगले पॉइंट पर फटाफट से आओ। अब ये हमारी जीएवी निकल गई, इस तरह से हमारी आपकी यहां पे जीएवी निकलती है। चलो अब ये जीएवी निकाल लीजिए। अब जीएवी निकालने के बाद साहब जी अगला पॉइंट आ रहा है, जीएवी निकालने के बाद ये रहा, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। अब ये भी इतने सारे क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाए हैं, हाय राम, इतने सारे क्वेश्चन क्लास में करवाए थे। ये लो जी, अब यहाँ पे आ जाओ। अब एक बात मैं सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे बच्चे बताओ जीएवी निकालना आ गया। अच्छा अब जीएवी निकालना आ गया तो जीएवी के लिए 4 वैल्यू चाहिए। बट अब गवर्नमेंट कहती है जो ये तुमने गाना बनाया ना, FRV MV हायर से FR1 आएगा, कंपेयर करोगे SR से, फिर लेस आएगा, फिर लेस जो आएगा वो ER आएगा, कंपेयर करोगे AR से, फिर तुम बोलोगे अगर AR ज्यादा है तो AR ही GAV होगा, अगर AR कम है तो रीजन चेक करने होंगे, अगर रीजन वैकेंसी है तो AR ही GAV होगा, अगर अदर रीजन है तो ER ही GAV होगा। ये जो भी तुमने गाना बनाया, ये कैलकुलेशन GAV की हर केस में होगी, बट 3 केस को छोड़कर। मतलब 3 घर में गवर्नमेंट कहती है हम GAV नील मानेंगे, ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं, हम GAV निकालेंगे ही नहीं। इन 3 घर में गवर्नमेंट कह रही है हम GAV निकालेंगे ही नहीं, हम GAV नील मानेंगे, हमें नहीं निकालनी GAV, हम GAV नील मानेंगे इन 3 घर के अंदर। तब 3 घर कौन कौन से? पहला, अगर तुम्हारा घर होली सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अगर तुम्हारा घर होली सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अगर तुम्हारा घर डीम्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड है, या अगर तुम्हारा घर होली वेकेंट है, तो इन 3 घर में GAV नील लेके चलेंगे।
अगर तुम्हारा घर होली सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब पूरे 12 महीने तुम उस घर में खुद रह रहे हो, तो जीएवी नील है। अगर तुम्हारा घर डीम्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सर डीम्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब क्या होता है? डीम्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब होता है कि तुम्हारी बिजनेस या तुम्हारे प्रोफेशन की वजह से तुम कहीं दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहे हो। अब दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहे हो तो जो तुम्हारा पीछे वाला घर है वो खाली पड़ा है, उस खाली पड़े हुए घर को हम डीम्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे, तो उसकी भी जीएवी नील लेके चलेंगे। और अगर कोई घर तुम्हारा 12 महीने खाली पड़ा हुआ है, वेकेंट है, उसकी भी जीएवी नील लेके चलेंगे। तो इन 3 घर में जीएवी नील लेके चलेंगे। बट जो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला ऑप्शन है ना, हेलो ओए ओए भाई साहब इधर, ये जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला ऑप्शन है ये सिर्फ 2 घर के लिए है। मतलब 2 घर तो हम सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेंगे, 2 घर की हम जीएवी तो नील मान लेंगे, बट 2 के अलावा जितने भी घर तुम सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर बोलोगे उसको डीम्ड लेट आउट मान के हमें इनकम निकालनी पड़ेगी। बस ये पर ध्यान दो। तो मेरे बच्चों ये बात ध्यान देना, अगर मान लो तुम्हें क्वेश्चन में 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड घर दिए हैं तो तीनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं मान सकते, 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना पड़ेगा, 1 को डीम्ड लेट आउट मानना पड़ेगा। सर किसको डीम्ड लेट आउट मानेंगे और किसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे? मोर बेनिफिशियल, जो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छे हैं, जहां तुम्हारा टैक्स ज्यादा से ज्यादा बच रहा है, जहां तुम्हारी इनकम कम से कम आ रही है, उन दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, बाकी को डीम्ड लेट आउट मान लो, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है जी। सर डीम्ड में अगर फैमिली हो, हाँ तो भी डीम्ड ही मानेंगे, तो वैसे ही सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो वैसे ही सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ठीक है जी। तो देखो यहां पर मैंने क्या लिखा है, वही बात मैंने यहां पे लिखी हुई है कि भैया आपको 1 घर है तो उसकी नील, 2 घर हैं तो नील, 3 है तो 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानोगे और 1 को डीम्ड लेट आउट मान के जीएवी निकालनी पड़ेगी। अगर 4 हैं तो 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानोगे, 2 को डीम्ड लेट आउट मान के इनकम निकालनी पड़ेगी। ये पॉइंट यहां पे निकल के आ रहे हैं जी। ठीक है जी, ये पॉइंट यहां पे निकल के आता है। अब यहां पे एक पॉइंट और ध्यान देना, अब ये पॉइंट थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट है। अब ना एक बच्चा कहता है सर एक बात बताओ यार, जैसे जीएवी नील होगी, जैसे जीएवी नील होगी यार, गाबा सर एक बात बताओ, ओए गाबे गाबे गाबे, हेलो भाई साहब इधर, यार एक बात बताओ, अब जहां पे जीएवी निकालते हैं वहां तो म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन मिल जाती है, बट यार जहां पे जीएवी नील है, जहां पे जीएवी नील है तो वहां पे हमें डिडक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी तो कौन सी डिडक्शन मिलेगी? तो गवर्नमेंट कह रही हम तुम्हें बताएंगे। अब देखो यहां पे सारे बच्चे, अगर घर तुम्हारा होली सेल्फ ऑक्यूपाइड है या डीम्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड है या तुम्हारा घर होली वेकेंट है या अदर घर है, इन तीनों को छोड़ के इसमें जीएवी नील, इसमें जीएवी नील, इसमें जीएवी हम कंप्यूट करेंगे। अब गवर्नमेंट कह रही यहां पे म्युनिसिपल टैक्स जो पे करते हो, म्युनिसिपल टैक्स अगर तुम्हारी जीएवी नील है सेल्फ ऑक्यूपाइड की वजह से, तो कोई म्युनिसिपल टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलेगी। बट अगर तुम्हारा जीएवी नील है वैकेंसी की वजह से, तो जो तुम म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहे हो वो तुम्हें अलाउड है। सर उससे क्या होगा? उससे एनएवी नेगेटिव आ जाएगी, और एनएवी नेगेटिव होती है उससे क्या होगा? हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आएगा। तुम सब जानते हो हाउस प्रॉपर्टी में लॉस तो आता ही है। तो घबराने की बात नहीं है कि हाई हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आ गया, हाई हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आ गया, वो घबराने की बात नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी में लॉस पॉसिबल है। अब देखो यहां पे एनएवी, यहां तो नील आएगी, यहां पे नील या नेगेटिव आएगी, यहां पे नील नेगेटिव और पॉजिटिव तीनों आ सकती है। फिर अब यहां पे 24A की डिडक्शन। अब ऑलवेज ध्यान देना, स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ तभी मिलती है अगर एनएवी तुम्हारी पॉजिटिव हो। अगर तुम्हारी एनएवी नील है या एनएवी नेगेटिव है तो 24A की डिडक्शन नहीं मिलती। अब देखो यहां पे 24A इन दोनों में तो अलाउड नहीं होगा, बट इसमें अलाउड होगा। कब? अगर एनएवी पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो यहां पर भी नहीं आएगा। फिर 24B आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। अब तुम सब जानते हो हाउसिंग लोन है, तो गवर्नमेंट ने बोला हाउसिंग लोन है तो हाउसिंग लोन का जो भी इंटरेस्ट पे करोगे उस इंटरेस्ट की डिडक्शन हर केस में अलाउड है, चाहे वो घर तुम्हारा कोई भी हो, क्योंकि हाउसिंग लोन वाला इंटरेस्ट हम हमेशा अलाउड करेंगे। घर तुम्हारा चाहे किसी पर्पज में यूज हो रहा हो, यह मैटर नहीं करता जी। तो उसको माइनस करोगे, फिर तुम्हारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकल के आ जाएगी। ये पूरा पैटर्न निकल के आ रहा है उस केस में जहां पर जीएवी नील बनती है ना, उस केस में कैलकुलेशन कैसे करते हैं। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो जहां पर भी जीएवी नील होगी उस केस में कैलकुलेशन जो है वो ऐसे करेंगे। ये पॉइंट आपको यहां पे निकल के आएगा। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बस ये पर ध्यान दो।
सर एचपी का सेपरेट आएगा क्वेश्चन, बिल्कुल सेपरेट आएगा जी, कई बार आ चुका है, कई बार हाउस प्रॉपर्टी का सेपरेट क्वेश्चन आ चुका है। तो पहले हाउस प्रॉपर्टी को लोग लाइटली लेके जाते थे, अब इंस्टीट्यूट ने बोल रखा है तुम्हारी ऐसी की तैसी, ठीक है ना। तो ये मत समझना इंस्टीट्यूट एचपी में से क्वेश्चन पहले बहुत कम बनता था भाई साहब, अब इंस्टीट्यूट हाउस प्रॉपर्टी उसके फेवरेट क्वेश्चन में है, ये बात ध्यान देना जी। सर न्यू रिजीम में डिडक्शन नहीं मिलेगी ना, उस पॉइंट को हम आगे रख के करेंगे। न्यू रिजीम में 24B सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले में नहीं मिलेगी, बाकी सब में मिलेगी। जो 24B की डिडक्शन है इंटरेस्ट वाली, अगर आप न्यू रिजीम लेते हो तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले में नहीं मिलेगी, लेट आउट वाले केस के अंदर तो मिल जाएगी जी। सर होली वेकेंट और डीम्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड के अंदर फर्क है, बिल्कुल फर्क है जी। होली वेकेंट का मतलब होता है जो घर 12 महीने खाली पड़ा रहा, डीम्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब होता है 10 महीने में उस घर में रहा था, फिर मैंने वो जॉब की वजह से घर छोड़ दिया तो वो 2 महीने खाली था, उस 2 महीनों को भी डीम्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेंगे। फिर वेकेंट वाले केस में म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन मिलती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में डिडक्शन नहीं मिलती है, बहुत फर्क पड़ता है जी। ठीक है जी, डन। डीम्ड में मिलेगी, हाँ बिल्कुल डीम्ड में मिलेगी जी, बिल्कुल मिलेगी डीम्ड के अंदर। अब अगले पॉइंट के अंदर आओ जी। अब यहाँ पे ये पार्टली वाला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, अब ये पोर्शन वाला क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बहुत बार बन चुका है, ये तो आपने क्वेश्चन क्लास के अंदर भी काफी बार किया होगा कि पूरा घर दे रखा है। अब पूरा घर दे रखा है, एफआर भी पूरे घर की है, एम भी पूरे घर का है, एसआर पूरे घर का है, बट एआर सिर्फ उतने ही हिस्से का होगा जितना हिस्सा आपने किराए पर दिया है। अब यहां पे क्या करोगे, जितना प्रपोर्शन है उस प्रपोर्शन में पहले इन वैल्यू को डिवाइड करोगे, फिर उतने पोर्शन की तुम जीएवी निकालोगे, और उतने पोर्शन की जीएवी निकालोगे तो अकॉर्डिंगली यहां पे जीएवी, फिर यहां म्युनिसिपल टैक्स, फिर यहां पे एनएवी, फिर यहां पे 24A, इस तरह से आप यहां पे इनकम निकालोगे। और जो बैलेंस पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसमें आप सब कुछ नील करके चलोगे, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में सिर्फ डिडक्शन 24B की मिलती है और किसी की तो वैसे ही नहीं मिलती जी। सर होली वेकेंट में न्यू रिजीम में इंटरेस्ट की डायरेक्शन मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में नहीं मिलती, बाकी सब में मिलती है। 24B अगर आपने न्यू रिजीम ली है, अगर तुम्हारा घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है या डीम्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तब 24B नहीं मिलेगा, बाकी सब केस के अंदर मिलेगा जी। ठीक है, अब यहां पे अगले पॉइंट के ऊपर आओ। अब ये क्वेश्चन यहां पे तुम्हें दे रखे हैं, एक देखो ये 2/3 और 1/3 वाला क्वेश्चन भी दे रखा है। अब इसको भी ट्राई कर सकते हो घर से, इसको भी आप क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, जिससे तुम्हें आइडिया लगे ये 2/3 और 1/3 वाले केस में क्या करते हैं। अब यहां पे इसके बाद आ जाओ, अब यहां पे हमारा है सेक्शन 23 सब सेक्शन 5 है। अब ये सेक्शन 23(5) क्या है जी, अब ये सेक्शन 23(5) है कि अगर हाउस प्रॉपर्टी को आपने स्टॉक इन ट्रेड की तरह होल्ड किया। अब हाउस प्रॉपर्टी को स्टॉक इन ट्रेड की तरह होल्ड करने का मतलब क्या है कि तुम्हारा बिजनेस घर को किराए पर देने का नहीं है, तुम्हारा बिजनेस जो है वो घर को सेल करने का है। अब गवर्नमेंट कह रही है अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी होल्ड की है स्टॉक इन ट्रेड की तरह, या अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी का बिजनेस जो है वो लेटिंग आउट का है। अब देखो अगर तुम्हारा बिजनेस लेटिंग आउट का है तो ये पॉइंट तो हम पहले कर चुके हैं, बिजनेस लेटिंग आउट का है, कमर्शियल प्रॉपर्टी लेट आउट करने का है तो पीजीबीपी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेट आउट करने का है तो हाउस प्रॉपर्टी, ये बात तो हमने पहले कर ली। बट अगर मेरा बिजनेस प्रॉपर्टी लेट आउट करने का नहीं है, सेल परचेज करने का है, तो गवर्नमेंट ने कहा देख भाई 2 साल तक तो हम जीएवी नील मानेंगे, 2 साल तक हम जीएवी नील मानेंगे, हम ये मानेंगे कि चल ठीक है तेरा घर बिका नहीं है, बट 2 साल के बाद इसको डीम्ड लेट आउट मान के हमें इस घर की एनुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी और तेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा, बात खत्म जी। तो 2 साल तक उसकी एनुअल वैल्यू नील लेके चलो, 2 साल के बाद गवर्नमेंट कहती है डीम्ड लेट आउट मान के हम टैक्सेबल कर सकते हैं, बस ये पर ध्यान दो जी। सर इस चैप्टर में अमेंडमेंट क्या है, हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में बस एक ही तो अमेंडमेंट है, ये वाली अमेंडमेंट ही तो है, ये वाली। पहले लेटिंग आउट वाला केस हमेशा पीजीपी के अंदर आता था, अब इसके 2 टुकड़े करती है, अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो पीजीपी, अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो हाउस प्रॉपर्टी, एक ही अमेंडमेंट है। और दूसरा, अगर आप न्यू रिजीम लेके चलते हो तो न्यू रिजीम में हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस को अदर हेड की इनकम से खत्म नहीं कर सकते, और अब गवर्नमेंट कहती है वो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते, मतलब जो तुम्हारे बैलेंस लॉस बचेंगे ना उसको तुम कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर पाओगे अगर आपने न्यू रिजीम ली है। वैसे पॉइंट पहले भी था जी।
ठीक है, ओके तुषार, ओके। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी, अब अगले पॉइंट के ऊपर आओ। अब यहाँ पे देखो जी, अब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है सबसे मेन सेक्शन जो है, दैट इज सेक्शन नंबर 24। ये सबसे मेन सेक्शन है। अब ये सेक्शन 4 जो है ना, ये है डिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू। अब एक बात मेरे को सारे बच्चे बोल दो, एनुअल वैल्यू की जो डिडक्शन है वो दो मिलती हैं, एक तो 24A और एक 24B। 24A तो बिल्कुल सिंपल है कि जितनी भी तुम्हारी एनएवी है उसका 30% निकालो और माइनस कर दो, ये 24A है। भाई जो हमारी एनएवी दे रखी है उस एनएवी का 30% निकालना है, एनएवी का 30% निकालोगे और वो माइनस कर दोगे, बात खत्म, वो 24A है। मेन सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो 24B है, जिसमें इंटरेस्ट की बात होती है। देखो यहां पे 24A तो क्या है, आपको 30% मिलेगी एनएवी का, कब मिलेगी, अगर तुम्हारी जीएवी नील है तो उस केस में तो आपको नहीं मिलेगी, अगर आपकी एनएवी नील है या नेगेटिव है तो भी नहीं मिलेगी। इट मींस अगर आपकी एनएवी पॉजिटिव है तब 30% जो होगा वो डिडक्शन हम नेट एनुअल वैल्यू का माइनस कर देंगे, अगर वो पॉजिटिव में है। इट मींस अगर वो नेगेटिव है उस केस के अंदर माइनस नहीं करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। अब यहां पे आना, ये आपका है सेक्शन नंबर 24B, जो हमारा इंटरेस्ट वाला पॉइंट यहां पे निकल के आएगा, ये रहा हमारा सेक्शन नंबर 24B। अब यहां पे देखो ध्यान से, अब सारे के सारे बच्चे यहां पे ध्यान दो। अब ये सेक्शन 24B जो है ये है डिडक्शन इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर किसी पर्सन ने हाउसिंग लोन लिया, इसको थोड़ा मैं स्लो लेके चलूंगा बट टेंशन मत लो, इसके हमें कल बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। कल हम टारगेट लेके चलेंगे 1 घंटे में कम से कम ना करते हाउस प्रॉपर्टी के 15 क्वेश्चन का, और अगर आप 15 क्वेश्चन कर लोगे तो आप 5 नंबर पक्के मान के चलना चाहिए। अगर आप 15 क्वेश्चन कर लोगे तो 5 नंबर पक्के मान के चलना एग्जाम के अंदर, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में से मुझे उम्मीद है इस बार के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो सेक्शन 24B जो है ना, वो 24B है हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का। अब हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट में डिडक्शन कितनी मिलनी है, तो गवर्नमेंट कहती है वो डिपेंड करता है तूने लोन लिया किस पर्पस के लिए। अगर तूने जो लोन लिया मार्केट से, अगर वो लोन लिया किस पर्पस के लिए, या तो लोन लिया लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए या लोन लिया सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए। अब गवर्नमेंट ने कहा अगर तूने लोन लिया लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए तो भैया जितना मर्जी इंटरेस्ट हो सारा माइनस करेंगे। लेट आउट वाले केस में तो दिमाग बंद कर लो, कब लिया, कितना लिया, कितना इंटरेस्ट पे किया, किस पर्पस के लिए लिया, क्या मैटर है, क्यों मैटर है, कितना मैटर है, कितना इंटरेस्ट है, सब बेकार की बातें हैं। लेट आउट वाला केस अगर हमें दिख गया तो इंटरेस्ट हमें सारा माइनस करना है। कोई वहां पे 30,000 और 2 लाख रुपए की लिमिट नहीं है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड में है, लेट आउट में तो नहीं है। फिर अगर मैंने लोन लिया सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए तो गवर्नमेंट ने कहा वैसे तो डिडक्शन मिलेगी 30,000, बट हम 30,000 को 2 लाख रुपए की लिमिट में कन्वर्ट कर देंगे। हम तुम्हें डिडक्शन 2 लाख रुपए की दे देंगे, कब, अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं। पहली कंडीशन, आपने ये लोन लिया हो 1 अप्रैल 1999 या उसके बाद, ठीक है। सेकंड कंडीशन, लोन आपने लिया हो परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए। अगर मैंने लोन रिपेयर के लिए लिया, रिपेयर के लिए लिया, अपना रिनोवेशन के लिए लिया, रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया, तो 30,000 रुपए की लिमिट है। 2 लाख रुपए की लिमिट जो है ओनली फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन। और फिर तीसरी कंडीशन, जो आपने घर परचेज किया हो और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया हो, 5 साल में घर तुमने परचेज कर लिया हो एंड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया हो। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड तो लिमिट 2 लाख रुपए की, अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो लिमिट तुम्हें 30,000 रुपए की मिलेगी। बस ये पर ध्यान दो। तो सारे बच्चे ये कंडीशन ध्यान देके चलना। ये 3 कंडीशन है सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में, लोन 1999 या उसके बाद का हो, परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए हो, 5 साल में परचेज और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी हो तो लिमिट तुम्हें मिलेगी 2 लाख रुपए की, नहीं तो लिमिट मिलेगी 30,000 रुपए की। और लेट आउट वाले केस में कोई भी लिमिट नहीं है। अब यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या आती है, ये मैंने कुछ केसेस बना रखे हैं कि कितने कितने डिडक्शन आपको कैसे कैसे मिलेगी। अब यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये वाली। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये वाली निकल के आती है कि ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है।
थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो मैंने यहां पे लोन लिया, यहां लोन लिया मैंने घर की परचेस के लिए, और घर परचेस किया मैंने मान लो यहां पे। अब लोन लिया यहां पे, घर परचेस किया यहां पे जी। अब अगर लोन मेरा यहां पर है, घर परचेज मेरा यहां पर है, तो एक बात मुझे सोच के बताना, गवर्नमेंट कहती है जिस ईयर में तूने घर परचेज किया होगा, पहली बात तो ये समझ ले, डिडक्शन तुझे उस साल से मिलेगी। अगर लोन 99 से पहले का है तो 20,000 की मिलेगी फिर से। अगर लोन 99 से पहले का है तो 30,000 की लिमिट है। ये 2 लाख रुपए की लिमिट के लिए 99 के बाद की बात हो रही है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, जिस ईयर में तेरा घर बना डिडक्शन तुझे उस साल से मिलेगी। भाई जिस ईयर में तेरा घर बना डिडक्शन जो मिलेगी तुझे उस साल से मिलेगी। ठीक है जी, ये बात तो क्लियर हो गई कि मेरे को जो डिडक्शन मिलनी है कि मैं यहां पे, गवर्नमेंट ये बात कह रही है डिडक्शन जो मिलनी है वो यहां से मिलनी है। डिडक्शन जो मिलनी है वो यहां से मिलनी है। डिडक्शन हमें इस ईयर से मिलनी है, जिस ईयर में मेरा घर बना डिडक्शन मुझे उस साल से मिलेगी। सर इससे पहले तो घर नहीं था, बट लोन तो था। लोन था तो इंटरेस्ट था, तो सर इतना सारा इंटरेस्ट जो आपने पे किया उसका क्या होगा? तो गवर्नमेंट कहती है इस इंटरेस्ट को हम बोलेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। मतलब जिस ईयर में मैंने घर खरीदा, जिस ईयर में मैंने घर खरीदा उस ईयर से पहले का जितना इंटरेस्ट होगा वो सारा बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड या प्री परचेस पीरियड। मैं दोबारा बोलूंगा, जिस ईयर में मैंने घर खरीदा या जिस ईयर में मेरे घर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई उससे पहले का जो इंटरेस्ट है वो सारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है। तो गवर्नमेंट ने कहा देख भाई, जिस ईयर में तूने घर खरीदा या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई उस साल से डिडक्शन मिलेगी, तो उस साल में जो इंटरेस्ट है वो तो मिलेगा सारा, बट उससे पहले वाला जो इंटरेस्ट है हम अलाउड करेंगे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर। कितनी इंस्टॉलमेंट? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर। तो एक इंस्टॉलमेंट तो ये हो गई, और पहली 5 इंस्टॉलमेंट है तो 5 की पहली इंस्टॉलमेंट यहां पे आ गई, तो वो उस साल का इंटरेस्ट और ये पहली इंस्टॉलमेंट, इन दोनों को जोड़ दो। अब अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो मैक्सिमम जो है वो 30,000 और 2 लाख रुपए की लिमिट है। लेट आउट वाले केस में सारी मिल जाएगी। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये प्री कंस्ट्रक्शन वाला सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट दोनों में आएगा। फर्क बस इतना आएगा कि ये पोस्ट और प्री को मिलाकर लेट आउट वाले केस में कोई लिमिट नहीं है, बट सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में डिडक्शन जो मिलेगी वो मैक्सिमम 2 लाख तक मिलेगी, उसके ऊपर की नहीं मिल सकती। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने क्या लिखा है, क्रक्स लिखा है, क्रक्स। तुम सब बच्चों के लिए मैंने क्रक्स लिखा है। देखो क्रक्स क्या है, डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 24B। डिडक्शन उस ईयर से मिलेगा जिस ईयर में हाउस की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी या परचेज की होगी। ऑलवेज ये बात दिमाग खोल के चलना, जहां तुमने घर खरीदा होगा, जहां तुम्हारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई होगी, डिडक्शन तुम्हें वहीं से मिलेगी। उससे पहले का जो इंटरेस्ट होगा 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर अलाउड होगा, उसकी पहली इंस्टॉलमेंट यहां पे आ जाएगी। अब इन दोनों को जोड़ लो, अकॉर्डिंगली देख लो जी। ठीक है, अब देखो यहां पे तुम ये देखो जी, अब एक क्वेश्चन ये रहा जो तुम आज ट्राई कर सकते हो, नहीं तो फिर तो कल मुझे करवाना ही करवाना है। ठीक है जी, उसके बाद ये रहा एक क्वेश्चन, लोन का बस 1 साल पहले लिया हो तो लोन 1 साल पहले लिया हो तो 1 साल का जो इंटरेस्ट होगा उसको डिवाइड बाय 5 कर दोगे। रिपेयर वाले केस में 30,000 की है। अनिकेत एक क्वेश्चन नहीं मेरे बच्चे, प्री वाला एक क्वेश्चन नहीं, हमें कई सारे, देखो ये क्वेश्चन है, ये सारे एक नहीं, हमें कई सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये देखो ये वाला क्वेश्चन है, एक तो ये क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन है। तुम नहीं करोगे तो कल सारे मुझे क्वेश्चन करवाने ही कराने हैं। कल की मैंने पूरी क्लास रखी क्यों है? कल की पूरी क्लास मैंने सिर्फ क्वेश्चन पे रखी है ताकि आज तुम प्रोविजन पढ़ लो और कल तुम मुझे डिस्टर्ब ना करो, ना तुम मुझे बार बार बोलो क्या प्रोविजन था। तो कल मैं प्रोविजन नहीं, कल सिर्फ क्वेश्चन की बात करूंगा। ठीक है री मुकेश कह रहा है एक क्वेश्चन हल करा दो, कल तक तो भूल जाएंगे, बड़ा ऐसे रट्टे मारते हैं हम। हाँ बता, नहीं, कल तो बहुत दूर है, कल तो 24 घंटे का फर्क है।
24 घंटे में तो हम भूल जाते हैं। लो भाई एक क्वेश्चन कर लो यार, बिल्कुल ही तुम नालायक हो, वैसे मैंने देख लिया। ये लो एक क्वेश्चन देख लो भाई। 15 लाख रुपए का लोन लिया 5% के हिसाब से, लोन लिया 1 अगस्त 21 को। पर्पस ऑफ लोन जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की परचेज है, और घर तुमने परचेज किया 8 जुलाई 24 को। अब एक बताओ, लोन लिया 1 अगस्त 21 को, अब 1 अगस्त 21 को लोन लिया तो ये रहा 1 अगस्त 21, तो 21 22 22 23 23 24 24 25, और घर तुम्हारा कंप्लीट हुआ 8 जुलाई 24 को यहां पे। अब सारे बच्चे बताना, लोन है 15 लाख का 5% के हिसाब से तो 75,000, बट 1 अगस्त 21 है तो 21 22 में जो आपने इंटरेस्ट पे किया होगा अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने का इंटरेस्ट आपने पे किया होगा 21 22 में। तो अगर अब मैं निकालता हूं यहां पे 15 लाख का 5% और 9 महीने का निकालूंगा तो 50,000 रुपया आ गया। अगले साल पूरा 75, उससे अगले साल पूरा 75, और फिर जिस साल घर बना उस साल पूरा 75। अब मैंने क्या बोला, जिस साल तुम्हारा घर बना उस साल का इंटरेस्ट जो तुमने पे किया वो तो सारा, तो ये 75,000 तो सारा। उससे पहले का जो इंटरेस्ट है 75 75 50 कितना हो गया 2 लाख, डिवाइड बाय 5 कितना आ गया 40,000। तो ये पहली इंस्टॉलमेंट होगी तो इस 40 में जोड़ दो। अब 75 प्लस में 40 1,15,000 रुपए की आपको डिडक्शन मिल जाएगी किस साल में 24-25 में जी। तो 24-25 में 56,250 आ रहा है, तो ये नालायक ने गलत किया फिर जिसका भी है ये। 15 लाख 9/12 तो 15 लाख का 5% मल्टीप्लाई 9, हाँ तो 56। नालायक ये भी देखो बच्चे ही नालायक हैं भाई साहब। 56,250 प्लस में 1.5 लाख तो आएगा 2,06,250 डिवाइड बाय 5 तो ये आएगा 41,250। तो इसमें 41,250 जोड़ दोगे तो आंसर आएगा 1,16,250 आएगा, फिर 1,16,250 आएगा जी। 8 महीने का आएगा क्या, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 8 महीने हैं। अबे 15 लाख का 5% मल्टीप्लाई 8/12 50,000। तुम नालायक हो, तुम हो नालायक, बच्चा इंटेलिजेंट है। सॉरी किशन मैंने आपको नालायक बोला, ये वाले बच्चे नालायक हैं जो सामने बैठे हैं। सॉरी किशन मैंने 9 महीने बोला, इन्होंने 9 मान लिया। सॉरी किशन इन्होंने काउंट भी नहीं किया, 8 महीने बनते थे, सही है 50,000 ही है। यक्षु कह रहा है सर आप खुद भी नहीं, यक्षु आता ही तो नहीं, टैक्स नहीं आता ना, कोशिश कर रहा हूं बस। अगर टैक्स आता हो तो बात ही क्या थी। ऐसे ही बच्चों के नंबर आ रहे हैं, पता नहीं कहां से आ रहे हैं। डन। अब तुम जैसे नालायक बच्चों को तो भूलेंगे ही भूलेंगे। ठीक है चलो लॉक करें इसको। 24-25 में पूरा 75,000 इंटरेस्ट कैसे, अबे तो वंशिका भाई 8 जुलाई 24 को घर कंप्लीट हुआ, तो घर कंप्लीट होने से तुम्हारा इंटरेस्ट कम कैसे हो जाएगा। लोन की रीपेमेंट थोड़ा की है तुमने, ये तो घर कंप्लीट हुआ है ना, तो इंटरेस्ट तो पूरे साल का ही पे करोगे, इंटरेस्ट तो पूरे साल का ही पे करोगे ना। 8 जुलाई को मेरा घर बना, उससे इंटरेस्ट का क्या दिक्कत आएगी, इंटरेस्ट तो पूरे साल का ही जाएगा। तुमने कोई लोन थोड़ा रीपे की है, तो इंटरेस्ट पूरे साल का जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। अगर लोन 1/4/24 को लिया और परचेज कंस्ट्रक्शन 24-25 में, फिर प्री वाला क्यों आएगा, प्री वाला आएगा ही नहीं, फिर प्री वाला नहीं आएगा जी, फिर तो उस साल का जो भी होगा वो सारा मिल जाएगा। डन। ठीक है दिव्या, सिंपल सी बात है, अगर लोन परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए है तो 2 लाख की लिमिट है। परचेज कंस्ट्रक्शन के अलावा लोन किसी और पर्पस के लिए है, रिपेयर के लिए है, रिनोवेशन रिकंस्ट्रक्शन, तो 30,000 रुपए की लिमिट है। सर ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन के कितने भी टाइम पीरियड ही, ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन कितने ही टाइम पीरियड, क्या कह रहे हो सर, इंटरेस्ट एक्सीड
कर जाए 2 लाख से तो 2 लाख तक की मिलेगी बस। 2 लाख से ऊपर ऊपर होगी तो 2 लाख तक की मिलेगी। चलो अब एक बार फटाफट से आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहां पे आओ, ये हमारा 24B था, इसका अगला क्वेश्चन, ये अगला एग्जाम्पल एक बार आप घर में ट्राई कर सकते हो। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 2। बाकी तुमसे नहीं होगा तो हमें तो करना ही पड़ेगा, हमें तो करना ही पड़ेगा भाई। अब एक बार यहां पे आओ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे दे रखे हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, लोन तुमने कहीं से भी लिया हो ये मैटर नहीं करता, लोन कहीं से भी लो आपको डिडक्शन मिल जाएगी, लोन एग्रीमेंट होना चाहिए। फिर डिडक्शन जो मिलेगी वो ड्यू बेस पर मिलेगी, ऐसा नहीं है इंटरेस्ट पे होना जरूरी है, इंटरेस्ट ड्यू बेसिस पर, अगर इंटरेस्ट पेबल भी है तो भी डिडक्शन मिल जाएगी। फिर जो पैनल इंटरेस्ट होता है, पैनल इंटरेस्ट मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। जैसे मान लो आपको इंटरेस्ट पे करना था, आपने इंटरेस्ट सही टाइम पर पे नहीं किया, इंटरेस्ट पर एक और इंटरेस्ट लग गया, तो पैनल इंटरेस्ट आपको अलाउड नहीं होगा, पैनल इंटरेस्ट आपका नॉट अलाउड है। फिर अगर आपने कोई फ्रेश लोन लिया, मतलब कोई नया लोन लिया पुराने लोन को रीपेमेंट करने के लिए, तो जो नए लोन पे तुम इंटरेस्ट पे करोगे उसकी डिडक्शन तुमको अलाउड कर दी जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने कोई नया लोन लिया पुराने लोन की रीपेमेंट करने के लिए, और पुराना लोन आपने घर के लिए लिया था, तो जो नए लोन पे इंटरेस्ट पे करोगे उसके लिए भी 24B मिल जाएगा जी। उसके बाद जी इंटरेस्ट अगर आप इंडिया से बाहर पे कर रहे हो, मतलब आपने बाहर से लोन लिया कहीं से और इंडिया से बाहर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, डिडक्शन सिर्फ तभी मिलेगी अगर आपने टीडीएस काट के जमा करवा दिया। अगर तुम टीडीएस काट के जमा नहीं कराओगे तो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, बस ये पर ध्यान दो। डन जी। बाकी 4 इंस्टॉलमेंट कब मिल, अरे अगले आने वाले सालों में नहीं मिलेंगी क्या? पहली बार हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो क्या? मेरे को तो लग रहा है कई बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको लग रहा है रेगुलर बैच चल रहा है। रिवीजन तो नाम की है, रेगुलर वाली फील आती है हमें। रेगुलर वाली फील ऐसे नहीं होती, उसमें 300 घंटे लगते हैं नालायक मेरे बच्चे। और ये हमारा खत्म हो जाएगा 18 30 टोटल मिला के 50 60 60 70 घंटे में, 60 घंटे में। ये थोड़ा रेगुलर वाली फील लोगे तुम अभी यहाँ पे। एक इंस्टॉलमेंट यहां मिल गई तो अगले 4 साल भी तो आएंगे, अगली इंस्टॉलमेंट भी तो मिलेंगी ना आने वाले सालों में। जब तुम डिडक्शन लोगे अगले आने वाले सालों में तो अगली 4 इंस्टॉलमेंट वहां भी तो जाएंगी ना। डन। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। हम यहां पे देखो, अब ये पॉइंट यहां पे ध्यान दो जी। ये पॉइंट जो कह रहा था ना बार बार, वो डिफॉल्ट स्कीम में क्या होगा। हाँ हाँ 2 लाख रुपए 1 साल की है जी, 2 लाख रुपए 1 साल की है। अब देखो यहां पे ध्यान से जी, अब ये जो बच्चे कह रहे थे कि सर 2 लाख रुपए क्या होगा, वो जो डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में क्या होगा, देखो यहां पे क्या लिखा है, देयर वुड बी नो डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और डीम्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। मतलब क्या निकल के आ रहा है, मतलब ये निकल के आ रहा है कि अगर तुमने डिफॉल्ट स्कीम ली है, अगर आपने डिफॉल्ट स्कीम ली है तो जो इंटरेस्ट की डिडक्शन है वो लेट आउट वाले केस में तो मिल जाएगी, बट सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में जो 30,000 और 2 लाख की लिमिट होती है ना वो नहीं मिलेगी। मतलब नॉर्मल स्कीम वालों को तो है, मतलब जो भी हमने डिडक्शन की लिमिट की 30,000 और 2 लाख वो नॉर्मल स्कीम वालों को तो है, डिफॉल्ट स्कीम वालों को डिडक्शन मिलनी ही नहीं है अगर वो घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है। लेट आउट वाले केस में मिल जाएगी, लेट आउट वाले केस में कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है जी। अब यहां पे एक बार चेक करो, देखो फाइनल क्रक्स क्या है। अब ये रहा फाइनल क्रक्स, सारे बच्चे इसको अगर देख लोगे तो फाइनल क्रक्स तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या पूरा चैप्टर। देखो यहां पे सबसे पहला, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आपने अगर म्युनिसिपल टैक्स पे किए हैं ओनर ने, तो आपने चाहे डिफॉल्ट लियो चाहे नॉर्मल लियो डिडक्शन दोनों में मिलेगी। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में वैसे ही नहीं मिलती क्योंकि जीएबी नील होती है। लेट आउट प्रॉपर्टी है तो अगर एनएवी जो है पॉजिटिव है तो यहां पर भी है यहां पर भी है। 24A में कोई दिक्कत नहीं है, बट 24B इंटरेस्ट ऑन लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी डिफॉल्ट स्कीम में नहीं है, नॉर्मल में है। लेट आउट वाले केस में दोनों में अलाउड है, लेट आउट वाले केस में कोई दिक्कत नहीं है जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? सर अगर
हाफ प्रपोर्शन करते हैं, हाफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाफ लेट आउट। तो अगर हाफ लेट आउट है हाफ सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड को अलग करके चलो, लेट आउट को अलग करके चलो, ठीक है ना। फिर तो आपको प्रपोर्शन करना पड़ेगा ना। मान लो 1/3 2/3 है तो जितना टोटल इंटरेस्ट है उसका 1/3 सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला हो गया, 2/3 लेट आउट वाला हो गया। तो लेट आउट वाला तो पूरा मिल जाएगा। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला जो 1/3 आ रहा है वो देख लो, अगर वो रिपेयर वाला है तो 30,000 की लिमिट है, अगर वो रिपेयर वाला नहीं है परचेज और कंस्ट्रक्शन वाला है फिर वो सारा मिल जाएगा जी। वो तो सेट ऑफ के चैप्टर में आएगा ना, वो तो सेट ऑफ के चैप्टर में आएगा जी। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आऊं यहां पे जी। अब देखो यहां पे सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्या लिखा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में डिडक्शन 24B ओनर वाइज मिलती है, प्रॉपर्टी वाइज नहीं मिलती है। इसका मतलब पता है क्या, अगर मान लो एक ओनर है, एक ओनर के दो सेल्फ ऑक्यूपाइड घर हैं तो दोनों को मिलाकर 2 लाख रुपए की लिमिट है, बस ये पर ध्यान देना। मतलब ऐसा नहीं है कि मान लो 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड घर का ऑप्शन है तो 2-2 लाख रुपए दोनों की है। अगर 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड घर का ऑप्शन है तो अगर मान लो मेरे पास 2 घर हैं और दोनों के दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं तो ये नहीं कि दोनों को मिलाकर 2 लाख रुपए की, मतलब अपना 2-2 लाख रुपए के अलग अलग है, दोनों को मिलाकर गवर्नमेंट कह रही 2 लाख रुपए की लिमिट है। डिडक्शन जो है वो घर वाइज नहीं मिलती, वो ओनर वाइज मिलती है। अगर एक ओनर है तो गवर्नमेंट कह रही अगर एक ओनर है ना तो डिडक्शन जो है हम दोनों को मिलाकर देंगे, बस ये पर ध्यान दो। न्यू रिजिम में लेट आउट में विल नहीं, लेट आउट में तो वैसे ही नहीं है अमरदीप, लेट आउट में कोई लिमिट नहीं है। लेट आउट में डिफॉल्ट हो या नॉर्मल हो, लेट आउट में कोई किसी की लिमिट नहीं है जी। हाँ अलग अलग होता तो अच्छा होता ना, बट अलग अलग नहीं है। ठीक है, आ जाओ फटाफट से अब यहां पे जी। अब देखो अगर 3 ओनर है, 3 ओनर का एक घर है तो भाई अगर 3 ओनर हैं, अब देखो इसका 140, इसका 60, इसका 140, तो फिर तीनों को अलग अलग मिलेगी क्योंकि डिडक्शन जो है वो ओनर वाइज होती है। डिडक्शन जो है वो प्रॉपर्टी वाइज नहीं होती। जितने 3 ओनर है तो तीनों को अपनी अपनी लिमिट मिलेगी, 4 ओनर है तो चारों को अपनी अपनी लिमिट मिलेगी। पर अगर एक ओनर है और एक ओनर के 2 घर हैं तो फिर उस ओनर को टोटल मिला के 2 लाख की लिमिट मिलेगी, बस ये पर ध्यान दो। डन। अब यहां पे अगले पॉइंट पर जी। अब यहां पे हमारा सेक्शन है 25A। अब ये 25A जो है ये है रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट और एरियर्स ऑफ रेंट। अब आपको मैंने पहले भी कहा था अगर आपको रिकवरी हो रही है एरियर्स ऑफ रेंट की या अनरियलाइज रेंट की तो जिस ईयर में भी तुम्हें रिकवर हो रहे हैं उस ईयर में तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल है, हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल है, बट 30% की डिडक्शन माइनस करने के बाद, और वो टैक्सेबल हो जाएंगे चाहे उस साल तुम इसके ओनर हो या नहीं हो, ये मैटर नहीं करता। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर जब तुम्हें रिकवरी हो रही है अनरियलाइज रेंट की उस साल में चाहे तुम इसके ओनर नहीं भी हो तो गवर्नमेंट कहती है वो रिकवरी तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल है, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो वही बात यहां पे लिखी है, टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट, डिडक्शन मिलेगी 30% की, और गवर्नमेंट कहती है भैया अगर आप इसके ओनर नहीं भी हैं तो भी वो रिकवरी जो है वो तुम्हारी हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगी, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ, एक सेक्शन है 26 दैट इज जॉइंट ओनर या को ओनरशिप। याद है एक प्रॉपर्टी के अगर एक से ज्यादा ओनर होते हैं तो क्या होगा। अब अगर एक प्रॉपर्टी के मान लो 3 ओनर हैं, 4 ओनर हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा 2 केस हैं, या तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड यूज कर रहे हैं। अब अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड यूज कर रहे हैं तो जीएबी नील आएगी और हर को ओनर को 30,000 और 2 लाख रुपए की अपनी अपनी डिडक्शन मिलेगी। मतलब सभी ओनर को मिला के 2 लाख की लिमिट नहीं है, हर को ओनर की अपनी अपनी लिमिट है। पर अगर मान लो वो घर किराए पर दे दिया, अब अगर घर किराए पर दे दिया तो नॉर्मल इनकम निकाल लो तुम हाउस प्रॉपर्टी की जैसे निकालते हो, और जो तुम्हारी नॉर्मल इनकम हाउस प्रॉपर्टी की निकल के आ रही है, फिर जितनी जितनी ओनर की इन्वेस्टमेंट है उस रेशो में उस इनकम को डिवाइड कर दो और टैक्सेबल कर दो, बात खत्म जी। तो देखो यहां पे क्या लिखा है जी, अगर जॉइंट ओनर है तो उस केस में गवर्नमेंट ने बोला अगर वो घर लेट आउट है तो फिर तो सारा इंटरेस्ट, सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 30,000 और 2 लाख रुपए की लिमिट होगी। अब लेट आउट वाले में क्या है, आप नॉर्मल इनकम निकालो और जो उनकी को ओनर की ओनरशिप रेशो है उस रेशो में उस इनकम को डिवाइड कर दो, वो इनकम उनके हाथ में अकॉर्डिंगली टैक्सेबल हो जाएगी, बस ये पर ध्यान दो।
सर प्रपोर्शन में 2 लाख की लिमिट कैसे आएगी? प्रपोर्शन मतलब समझा नहीं। प्रपोर्शन में 2 लाख की लिमिट कैसे? प्रपोर्शन मतलब कैसा प्रपोर्शन, कौन सा प्रपोर्शन, एक बार मेरे को थोड़ा क्लियर करो जी। अगर ओनर माइनर हुआ तो ऑब्वियसली बात है माइनर के बिहाफ पे उसके लीगल गार्जियन टैक्स पे करेंगे जी। माइनर के बिहाफ पे उसके लीगल गार्जियन जो हैं वो यहां पे टैक्स पे करेंगे जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है या नहीं आ रही? फटाफट से बता दो मुझे, सारे के सारे बच्चे फटाफट से बता दो, क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है नहीं आ रही? जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी फटाफट से बताओ। डन, लोग करें जी। चैप्टर में खास कुछ नहीं है, बट इसके क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया जी। जब इसके कल वाली क्लास में क्वेश्चन करेंगे ना, कल ध्यान रखना, एक तो एक काम करके आना, अगर आप मेरे को दिल से मानते हो, दिल से रिस्पेक्ट करते हो मेरी, तभी मैं कह रहा हूं, अगर आप मेरी दिल से रिस्पेक्ट करते हो, सर अगर 4 ओनर हैं तो सबको 2 लाख मिलेगा, हाँ सबको 2-2 लाख मिलेगा, बट वो डिपेंड करता है वो उतना इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो। अगर उतना इंटरेस्ट ही नहीं पे कर रहे फिर फायदा क्या है? अगर मतलब कहना कहता हूं हर को ओनर की 2-2 लाख रुपए की अपनी अपनी लिमिट है, बट वो इतना इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो जी। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब अगर आप मेरे को दिल से मानते हो, नहीं खुद क्वेश्चन पता कौन से, इस पीडीएफ में जितने क्वेश्चंस हैं वो आपने एक बार ट्राई करने हैं। और सुनो, जितने भी डाउट है मैं उन्हीं बच्चों के डाउट लूंगा जो वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाउट डालेंगे। मैं पहले बता दूं, मैं और किसी के डाउट डिस्कस नहीं करूंगा, फिर मत कहना कि मैं कमेंट नहीं करता था तो आपने मेरे डाउट क्यों नहीं लिए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो आप मेरे को बताएंगे कि हाँ सर ये वाला क्वेश्चन में डाउट है, तो मैं वो डाउट ले लूंगा जी। ठीक है ना? साथ में पेज नंबर मेंशन कर देना मेरे को कि पेज नंबर क्या है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो साथ में पेज नंबर मेंशन कर देना कि सर इस पेज पे ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है? बाकी कल फिर मैं क्वेश्चन बैंक में से हाउस प्रॉपर्टी के तुम्हें क्वेश्चन करवा दूंगा, तो हाउस प्रॉपर्टी का कल चैप्टर पूरा फाइनली हम पैक कर देंगे विद क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जी। ठीक है, चलो डन। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि आपका एक एक लाइक और एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। शायद वो आपके लिए 1 मिनट लगता होगा या आप 30 सेकंड लगते होंगे, बट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।